Hi everybody, the topic of presentation is pharyngeal abscess. So in slides में basically हम pharyngeal abscess के बारे में discuss करेंगे. So let's start. So before starting to our main topic that is pharyngeal abscess, हम पहले एक बेसिक एनाटमी देखते हैं फेरिंग्स की सो दैट हमें ये पता हो कि फेरिंग्स के पार्ट्स कितने हैं, उसके सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. सो एक बेसिक ओवरव्यू हमें मिलना चाहिए फेरिंग्स का सो दैट हम ये पता लगा सकें कि किस स्पेस के अंदर बेसिकली फेरिंजियल एब्सेस अकर करता है. तो आप स्लाइड में देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा है. उसमें फेरिंग्स के 3 पार्ट्स डिवाइडेड हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स. हमें बेसिकली लेरिंजियोफेरिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज इसी की ही एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर विच इज़ नोन एज द रेट्रोफेरिंजियल स्पेस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसी में फेरिंजियल एब्सेस अकर करता है. अब और भी स्ट्रक्चर्स यू कैन सी इन इट, लाइक फेरिंग्स की एंटीरियर क्या क्या प्रेजेंट है, लेरिंग्स है, देन योर एपिग्लोटिस, हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, प्रीट्रेकियल फेसिया. उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है बकोफेरेंजियल फेशिया, देन प्रीवर्टिब्रल फेशिया, स्पाइन प्रेजेंट है, देन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, सुपीरियरली बेस ऑफ स्कल है. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है फेरिंग्स का. अब हम लेरेंजियोफेरिंग्स को बेसिकली जूम करके चेक करते हैं कि इसमें रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहाँ लाए करता है. सो दिस विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ विल सी द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. सो आपकी स्लाइड में एक जूम डायग्राम आप देख सकते हैं ऑफ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. It lies behind the pharynx between the buccopharyngeal fascia covering the pharyngeal constrictor muscles and the prevertebral fascia. तो बेसिकली रेट्रोफेरेंजियल स्पेस 2 चीज़ों के बीच में आपको लाई करी हुई दिख रही है, एक तो बकोफेरेंजियल फेशिया एंड दूसरा प्रीवर्टिब्रल फेशिया. इन दोनों के बीच में रेट्रोफेरेंजियल स्पेस लाई डाउन करती है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया. ऊपर ये एक्सटेंड कर रही है बेस ऑफ स्कल से लेकर नीचे बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया तक. द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेटरल कंपार्टमेंट्स. 2 लेटरल कंपार्टमेंट्स में रेट्रोफेरेंजियल स्पेस को डिवाइड किया गया है विच इज़ नोन एज द स्पेसेस ऑफ जिलेट बाय फाइब्रस रेफी. ईच लेटरल स्पेस कंटेन्स रेट्रोफेरेंजियल नोड्स. हर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर रेट्रोफेरेंजियल नोड्स कंसिस्टेड हैं जो कि 3 से 4 साल की एज ग्रुप के बाद डिसअपियर हो जाते हैं. पैराफेरेंजियल स्पेस भी कम्युनिकेट करता है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के साथ एंड जो भी इन्फेक्शन होते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस की वो पास डाउन कर सकते हैं बिहाइंड द ईसोफेगस इनटू द मीडियास्टिनम. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस जहाँ पर बेसिकली पैराफेरेंजियल एब्सेस अकर. Next important space which you should know is the prevertebral space because जो chronic retropharyngeal abscess है उसको prevertebral abscess भी बोला जाता है because वो इसी space के अंदर अकर करते हैं. इस space के posterior side पे vertebral bodies present होती हैं and इसके anterior side पे vertebral fascia present होता है. ये extend करता है ऊपर base of skull से लेकर coccyx तक एंड जो इस स्पेस के इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली कैरीज ऑफ स्पाइन से आते हैं एंड एब्सेस ऑफ दिस स्पेस प्रोड्यूसेस अ मिड लाइन बल्ज इन कॉन्ट्रास्ट टू एब्सेस ऑफ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस विच कॉजेज यूनिलेटरल बल्ज. So this is also an important space which you should know before starting the topic. Retropharyngeal abscess is basically of 2 types, acute retropharyngeal abscess and chronic retropharyngeal abscess. So first of all in this slide we'll discuss about the acute retropharyngeal abscess. So now we'll see what is the etiology. So basically acute retropharyngeal abscess is commonly seen in children below 3 years.
It is the result of suppression of retropharyngeal lymph nodes secondary to infection in the adenoids, nasopharynx, posterior nasal sinus और nasal cavity. So basically किस वजह से होता है कि जब पस की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स के अंदर किसी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो एडिनॉइड्स हो या नेज़ोफेरिंग्स का इन्फेक्शन है या पोस्टीरियर नेज़ल साइनस या नेज़ल कैविटी, किसी का भी इन्फेक्शन जब वहाँ पे अकर हो जाता है कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन अकर होती है. अडल्ट्स में इट में रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और सर्वाइकल ईसोफेगस. कोई भी बाहर से इंजरी जब अकर होती है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को तब एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस अकर हो सकता है. रेयरली पस फ्रॉम एक्यूट मेस्टोर्डाइटिस ट्रैक अलोंग द अंडर सर्फेस ऑफ द पेट्रस बोन टू प्रेजेंट एज रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस. सो ये बहुत रेयर कंडीशन है कि एक्यूट मेस्टोर्डाइटिस की वजह से भी एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस अकर कर जाए. सो बेसिकली इसमें दो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो अटैक करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरिस. एंड नेक्स्ट कॉज इज़ डेबिलिटी predisposed to inflammation of the retropharyngeal nodes. So in this slide we'll talk about the clinical features. So the first clinical feature is dyspnea. So basically it is caused due to pressure on larynx. क्यों? एब्सेस की वजह से प्रेशर पड़ता है larynx के ऊपर और वहाँ पे फिर dyspnea की कंडीशन अकर कर जाती है. नेक्स्ट इज dysphagia. एब्सेस ऑब्स्ट्रक्ट्स द फूड पैसेज. सो एब्सेस का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो हमारे फूड पैसेज को बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एंड इट विल कॉज डिस्फेजिया. नेक्स्ट इज़ क्रपी कफ, दैट इज़ बार्किंग साउंड आती है व्हेन द पेशेंट विल कफ, तो वहाँ से तो उसके माउथ से बेसिकली बार्किंग कफ की साउंड आएंगी. Next is stridor. तो stridor is basically a high pitched whistling sound heard while taking a breath. जब patient respire करेगा तो बहुत ही high pitched whistling sound हमें hear होगी. Next is torticollis. So torticollis is basically neck becomes stiff and the head is kept extended. जो patient है उनकी neck जो है वो stiff हो जाएगी एक जगह और head extended रहेगा. नेक्स्ट इज़ बल्ज इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल. सो हमारे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर एक बल्ज फॉर्म हुआ दिखेगा. इट कैन बी ईजिली विजिबल वाइल विल डू डायग्नोसिस. नेक्स्ट इज हाइपोनेजल वॉइस, ब्लॉकिंग ऑफ नोज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ अडीमा टू नेजोफेरिंग्स. Next is odynophagia, that is pain when swallowing food or liquids. So उस एब्सेस की वजह से जब भी पेशेंट कुछ भी फूड इनटेक करेगा या कोई भी लिक्विड को इनटेक करेगा तो वहाँ पे उसको पेन अकर होगा. दैट फीचर इज़ ऑडिनोफेजिया. नेक्स्ट इज़ फीवर. फीवर अकर हो सकता है पेशेंट को. नाउ विल मूव इन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज़ ऑन एग्जामिनेशन. मतलब जब हम पेशेंट को एग्ज़ामिन करेंगे तो हमें क्या क्या सिम्टम्स, साइंस क्या क्या हम उसमें विजिबल होंगे वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ ओरल कैविटी. जब हम पेशेंट को ओरल कैविटी के थ्रू एग्ज़ामिन करेंगे तो हमें वहाँ दिखेगा there will be unilateral swelling in the posterior pharyngeal wall which shows the sign of acute inflammation. So basically हमें जो patient है उनके posterior pharyngeal wall के ऊपर एक swelling visible होगी जो कि acute inflammation की signs show कर रही होगी. Next is once the abscess forms, it presents as a soft fluctuating swelling which extends upwards towards the nasopharynx and downwards into cricopharynx but does not cross midline due to median raphe. So जो हमें वो abscess वहाँ पे दिख रही है posterior pharyngeal wall के ऊपर, उसकी जो swelling है वो fluctuate करेगी और वो जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेगी तो वो नेज़ोफेरिंग्स की तरफ एक्सटेंड करेगी और जब वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगी तो वो क्रिकोफेरिंग्स की तरफ एक्सटेंड करती हुई दिखेगी. बट मीडियन रेफी की वजह से वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती. नेक्स्ट क्या दिखेगा हमें पेशेंट में, उसकी जब हम नेक देखेंगे तो नेक में हमें स्टिफनेस दिखेगी, उसकी नेक जो है वो अकड़ जाएगी.
सो नेक्स्ट हमें दिखेगा एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस, मतलब जो लिम्फ नोड्स होंगे पेशेंट के एट द अपर पार्ट ऑफ टॉन्सिलर ट्रायंगल में बी इन्फ्लेम्ड। सो लिम्फ नोड्स भी जो है पेशेंट के वो हमें बेसिकली इन्फ्लेम्ड दिखेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विल डू डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस के लिए हम क्या बोलेंगे पेशेंट को, उन्हें CECT के लिए हम बोलेंगे कराने को, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो एब्सिस है उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, वो हायर्ड बोन से ज़्यादा नीचे तक तो एक्सटेंड नहीं कर गया है, या फिर उस पर्टिकुलर एब्सिस की वजह से किसी एडजेसेंट डीप नेक स्पेस के अंदर कोई और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीज़ें को पता लगाने के लिए हम उसको CECT कराने को बोलेंगे। नेक्स्ट हम करा सकते हैं प्लेन रेडियोग्राफ या फिर USG दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज़ MRI भी हम बोल सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर पेशेंट बेसिकली इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकती हैं। उनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, दैट इज़ एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। हमारा जो एयरवे ट्रैक है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज़ वो एब्सेस इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, वो उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये एज अ कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकती है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट इज़ रप्चर ऑफ एब्सेस लीडिंग टू एस्पिरेशन निमोनिया। सो काफ़ी टाइम तक अगर वो एब्सेस गले में वैसे ही है तो वो किसी ना किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से या फिर वैसे भी वो रप्चर कर सकता है। जैसे ही वो रप्चर करेगा उसके अंदर पस फॉर्मेशन हुई है, वो पस फॉर्मेशन जो पेशेंट है वो उसको इनहेल कर लेगा, और जैसे ही पेशेंट के अंदर वो पस जाएगी तो एस्पिरेशन निमोनिया उसको अकर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अकर हो जाएगा पेशेंट के अंदर काफ़ी सीवियर, बिकॉज हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर भी एक क्लिनिकल फीचर्स में भी हमने ये फीचर देखा था कि उसको ऑर्डिनोफेजिया हो जाता है। दैट इज़ जब भी वो कुछ स्वैलो करने की कोशिश करेगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो फूड हो, उसको पेन होगा। तो इसकी वजह से वो हमेशा इग्नोर करेगा कुछ भी इनटेक करने को लिक्विड, और वो लिक्विड इनटेक नहीं करेगा तो एज अ कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन उसको अकर होगी। नेक्स्ट इज़ लैरिंजियल एडिमा। सो उस एब्सेस की वजह से आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अगर काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ हैं तो वो आसपास के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, उसके रिजल्ट में लैरिंजियल एडिमा उसको हो सकता है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। The next we will talk about the treatment. So the treatment is basically surgical incision and drainage. So the various indications are written over here. So these are airway compromise. इफ़ पेशेंट का जो एयरवे ट्रैक है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये इंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल कंडीशन, अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ सेप्टिसीमिया और डिसेंडिंग इन्फेक्शन, अगर किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन वहाँ पे अकर हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर इंडिकेटेड है। नो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पेरेंटेरल एंटीबायोटिक्स, अगर हमने पेशेंट को लास्ट 48 आवर्स में एंटीबायोटिक्स के ऊपर रखा है बट पेशेंट में कोई भी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिख रही है तो उस कंडीशंस में ये इंडिकेटेड है। Abscess greater than 3 cm in diameter that involve the prevertebral, anterior visceral or carotid spaces or involving more than 2 spaces. So basically अगर abscess का diameter 3 cm से ज़्यादा हो जाता है और वो abscess जो है वो अपने नियर बाय जो spaces हैं जैसे कि prevertebral space या anterior visceral space या carotid space, इन spaces को भी involve करना शुरू कर दे तो उस condition में भी ये indicated है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन उसमें अकर हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इंडिकेटेड है। एंड एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज इज दैट दिस इज यूजुअली डन विदाउट एनेस्थीसिया एज देयर इज रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ एब्सेस ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। Now we will see the steps of incision and drainage in next slide.
Now we'll see the steps of surgical incision and drainage. So first of all हम क्या करेंगे कि चाइल्ड को हम सुपाइन पोजीशन में ले डाउन कराएंगे और उसके हेड को थोड़ा सा लो रखेंगे. जो भी पेशेंट है हम उसके माउथ को ओपन करेंगे विद अ गैग सो दैट ड्यूरिंग आवर सर्जिकल प्रोसीजर जो पेशेंट है वो अपने माउथ को बेसिकली क्लोज ना कर पाए. नाउ देर आर सम पिक्चर्स गिवन ओवर द स्लाइड. सो फर्स्ट पिक्चर को देखिए. सबसे फर्स्ट स्टेप है वो, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वाइड बोर्ड निडल ले रहे हैं जिससे हम जो पस है उसको कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर एंड देन उस पस को हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए सेंड करेंगे सो डैट हमें पता लगा सके कि किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से वहाँ पे वो पस कलेक्ट हुई है. नेक्स्ट, जहाँ पे भी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होगा जैसे कि आप सेकेंड फोटोग्राफ में देख रहे हैं वहाँ पे हम बायपोलर कॉटरी का यूज़ करेंगे. सो बायपोलर कॉटरी का यूज़ करने के बाद हम थर्ड फोटोग्राफ में देखिए आप, वहाँ पे आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा इवैक्यूएट करेंगे, थोड़ा और वाइड करेंगे सो डैट उसके अंदर जितनी भी पस फॉर्मेशन थी वो ड्रेन आउट हो सके, वो सारी पस फॉर्मेशन निकल सके. नाउ जब सारी पस फॉर्मेशन वहाँ से निकल गई होगी उसके बाद हम उस पर्टिकुलर एरिया को स्टिच कर देंगे ताकि वहाँ पे कोई भी सलाइवा या कोई भी मिल्क इस तरह का कोई भी लिक्विड या कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उस रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर कलेक्ट ना हो सके. एंड ये फाइनल व्यू आप फोर्थ फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं. एंड ये सारे स्टेप्स हैं सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज के. Now there are few more treatments also like systemic antibiotics. Suitable antibiotics देते हैं हम पेशेंट को. नेक्स्ट इज़ ट्रैकियोस्टोमी. कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो एब्सेस है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है कि वो हमारे एयरवे को एकदम ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और लेरेंजियल अडीमा कॉज कर देता है. तो उस कंडीशन में एज अ ट्रीटमेंट हमें ट्रैकियोस्टोमी कराना बहुत ही असेंशियल हो जाता है. Now we'll see the chronic retropharyngeal abscess. We'll see the etiology, but before that we'll see कि ये दो टाइप का होता है, lateral type and central type. So first of all lateral type. Lateral type की etiology है due to tuberculous infection with cold abscess formation in retropharyngeal lymph nodes. लेटरल टाइप अकर करता है ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से एंड अलॉन्ग विद दैट कोल्ड एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स में. एंड सेकेंड वन इज़ द सेंट्रल टाइप जो कि बिगिन करता है मिड लाइन पे एंड दोनों साइड वो इक्वली स्प्रेड होता जाता है बट बेसिकली ये स्प्रेड होता है प्री वर्टिब्रल फेसिया के बैक साइड पे एंड ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू लेटरल टाइप. Now we'll see the clinical features of the chronic retropharyngeal abscess. So the clinical features depends upon two varieties. First is cold abscess when it is secondary to retropharyngeal lymphadenitis or it is secondary to caries of the vertebra. So first we'll see when the cold abscess is secondary to retropharyngeal lymphadenitis. This is basically common in the age group of 8 to 10 years and this condition usually occurs exclusively in children. In this, the abscess formed will occur on right or left side of the midline due to median raphe. तो इसमें जो एब्सेस हमें फॉर्म हुआ दिखेगा वो लेफ़्ट या राइट साइड पे होगा मीडियन रेफी के एंड ये सिमिलर लगेगा हमें एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की तरह ही. थर्ड, द कोर्स ऑफ दिस कंडीशन इज़ प्रोट्रैक्टेड एंड लेस ड्रामेटिक. एंड फोर्थ, इट प्रेजेंट एज अ सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग विदाउट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. इसमें हमें फ्लक्चुएशन तो दिखेगी स्वेलिंग के अंदर बट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं विजिबल होंगे. एंड नेक्स्ट इज द सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस विल बी प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड वेराइटी where the cold abscess is secondary to caries of the
वर्टेब्रा। ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर जाता है एंड इसमें जो एब्सेस की फॉर्मेशन होगी दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय मिडलाइन स्वेलिंग स्प्रेडिंग टू बोथ साइड्स ऑफ फेरिंग्स। इट इज़ सॉफ्ट, फ्लक्चुएटिंग, पेनलेस एंड विदाउट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसमें जो एब्सेस फॉर्मेशन होगी वो मिडलाइन पे हमें दिखेगी एंड फेरिंग्स के दोनों साइड स्प्रेड होगी। काफ़ी सॉफ्ट होगा, ये फ्लक्चुएटिंग होगा, पेनलेस होगा और इन्फ्लेमेशन के कोई साइन हमें विजिबल नहीं होंगे इसमें। जो नेक मूवमेंट्स हैं वो भी पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एंड देयर इज़ पेन इन बैक ऑफ द नेक ड्यू टू कैरिस ऑफ स्पाइन। और कैरिस ऑफ स्पाइन की वजह से उसको नेक के बैक पे बेसिकली पेन मिलेगा। Now next is the investigation of the chronic retropharyngeal abscess. So first इसमें है रेडियोग्राफ ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा। इससे हमें कैरिस ऑफ स्पाइन रिवील होगी जहाँ पर हम एब्सेस को विजुअलाइज कर सकते हैं शैडो की फॉर्म में। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट दैट वुड शो द पल्मोनरी कॉर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज हीमोग्राम, ESR, ट्यूबिकुलिन टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दैट कन्फर्म्स द कोल्ड एब्सेस। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं जो कि कोल्ड एब्सेस को कन्फर्म करेगा। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें हेल्पफुल होंगे इसमें। Now next is the treatment. Anti-tuberculous treatment is essential. As we have seen in the clinical features कि इसके अंदर बेसिकली ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसका है, सबसे बेस्ट एंड यू कैन से एसेंशियल ट्रीटमेंट इसका एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट होगा। देन सेकेंड इज द इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस मे बी परफॉर्म्ड बाय इंसीजन एट द इंटीरियर और द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टीनोमास्टॉइड मसल। सो सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो इंसीजन एंड ड्रेनेज है, जैसे हमने एक्यूट फेरेंजियल एब्सेस के अंदर स्टेप वाइज देखा था, वही सेम प्रोसीजर। Next is aspiration under the cover of antibiotics and anti-tuberculous treatment. One may aspirate the abscess with a thick needle inserted through the oral cavity. तो even if aspire भी कर सकते हैं उसको जो pus formation है उसमें, but इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि antibiotics and anti-tuberculous treatment उसकी चल रही हो particular patient की। Next is caries of spine require orthopedic treatment. अगर caries of spine में problem है तो then उस कंडीशन में आपको ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ही इसके अंदर हेल्पफुल है। फेरेंजियल एब्सेस को आयुर्वेदा में गल विद्रधि के साथ कोरिलेट किया गया है। इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत निदान स्थान के 16वें अध्याय में मुख रोगों के 7 आयतन में से कंठगत रोगों में किया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सर्वम गलम व्याप्यम समुत्थितो य शोफु रुजो यत्र च स अंति सर्वा स सर्वदोषो गल विद्रेद्यस्तो तस्यैव तुल्य खलु सर्वजस्य। यह श्लोक सुश्रुत निदान स्थान के 16वें अध्याय का है। इसका अर्थ है कि सारे दोषों के प्रकोप के कारण पूरे गले में व्याप्त होकर एक शोथ उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर सभी दोषों की पीड़ाएं उपस्थित होती है और इसको सर्वदोषजन्य गल विद्रधि रोग कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसे एक सन्निपातज व्याधि बोला है। इसकी चिकित्सा के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मर्म स्थान से रहित और भली भांति पकी हुई गल विद्रधि में चीरा लगाना चाहिए। इसका वर्णन सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में बताया गया है। आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के 21वें अध्याय में गल विद्रधि का वर्णन है, जिसमें श्लोक आया है व्याप्त सर्वगल शीघ्र जन्म पाको महारुज पूति पूय निबस्त्रावी शवथु गल विद्रधि, जिसके लक्षण बताए हैं कि संपूर्ण गले में फैला हुआ, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, शीघ्र पकने वाला, महावेदना से युक्त, सड़ी हुई पुए के समान जिससे स्त्राव आता है वैसा शोथ। तो इसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि विद्रधि में शस्त्र से रक्त निकाल देने पर
पहले शस्त्र से रक्त को निकाल देना है। उसके पश्चात वहाँ पे त्रिफला, हल्दी, रसांजन, गेरू, लोद्र, नमक, लाल चंदन एवं पिपली, इनके क्वाथ से गंडुष परते और इनके चूर्ण से उस जगह पर रगड़े।